Students, I am Ranu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 1 from exercise 3.1. In this video, we will solve question number 2 from exercise 3.1. Now question is, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक क्रिकेट के कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स को 3,900 रुपीज में खरीदी। बाद में उन्होंने एक बैट और 3 बॉल्स को जो कि सेम काइंड के थे 1,300 रुपीज में खरीदी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। चूंकि इस क्वेश्चन में 2 मटेरियल्स के खरीदने की बात आ रही है, तो जब इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक के क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो इसके लिए 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और साथ में इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दिए हुए, इसलिए 2 अलजेब्रिक के क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू रुपीज y। चूंकि क्वेश्चन में ना ही बैट का कॉस्ट दिया हुआ है ना ही बॉल का कॉस्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बैट के कॉस्ट को रुपीज x मान लेते हैं और बॉल के कॉस्ट को रुपीज y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली 3x plus 6y equals to rupees 3,900। चूंकि क्वेश्चन के पहले केस में ये कहा गया था कि क्रिकेट के कोच ने 3 बैट एंड 6 बॉल्स को 3,900 रुपीज में खरीदी, इसलिए हम लोग उसे इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेकंड केस में ये कहा गया कि क्रिकेट के कोच ने 1 बैट एंड 3 बॉल्स को 1,300 रुपीज में खरीदी, तो उसको हम लोग इस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर इन इक्वेशंस में हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 को आसानी से x के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इक्वेशन 1 को ना ही x के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है ना ही y के फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और उसे रीअरेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6y। इट मीन्स प्लस 6y को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए और जब प्लस 6y को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 6y हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग इस 3 को इसके नीचे लिख देंगे। तो स्टेप हो जाएगा x इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। यहाँ देखिए मैं कुछ कलर कोड की हूँ, यानी कि इक्वेशन 1 को मैं ऑरेंज कलर से लिखी हूँ और फिर से जब इस इक्वेशन को रीअरेंज की हूँ उस समय भी इसके इक्वेशन को ऑरेंज कलर से कोड की हूँ। इट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हुआ है। अब हम लोग इक्वेशन 2 को x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस इक्वेशन को मैं ग्रीन कलर कोड की हूँ। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 को रीअरेंज करते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है x इक्वल्स टू 1,300 माइनस 3y। इट मीन्स इक्वेशन 2 के प्लस 3y को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए और जब प्लस 3y को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 3y। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए कलर कोड सेम है क्योंकि इक्वेशन 2 को रीअरेंज करके हम लोग इक्वेशन 4 बना रहे हैं। नाउ टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन, दैट इज वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि अलजेब्रिक इक्वेशन तुम लोग का बन चुका है। जब अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय एक लाइन में कम से कम 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना चाहिए और उस 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक इक्वेशन से 2 सॉल्यूशंस बनाना होगा। हम लोग पहले इक्वेशन 3 से 2 सॉल्यूशंस बनाएंगे और फिर इक्वेशन 4 से 2 सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो हम लोग इक्वेशन 3 को फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं और इस इक्वेशन से 2 सॉल्यूशंस बना रहे हैं और सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम लोग y के जगह पर डिफरेंट 2 वैल्यूज को रखेंगे और वैल्यूज को रखने के बाद RHS साइड को सॉल्व करेंगे और जब RHS साइड को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो x का वैल्यू होगा। अब इसे हम लोग रफ वर्क में करके देख लेते हैं। पहले केस में हम लोग y के जगह पर 500 ले रहे हैं। इट मीन्स x इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 500 होल डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन से लिए। ओके, बस y के जगह पर 500 लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टेप हो जा रहा है 3,900 माइनस 3,000 होल डिवाइडेड बाय 3।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टेप आ जाता है 900 डिवाइडेड बाय 3। फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 300। इट मींस जब y के जगह पर हम लोग 500 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 300। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग टेबल में लिखेंगे और टेबल इस तरह से बनाएंगे, यानी कि 3 कॉलम्स एंड 2 रोज का टेबल बनेगा, जिसमें पहले कॉलम में xy लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशंस के वैल्यू को लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में हम लोग सेकंड सॉल्यूशंस के वैल्यू को लिखेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का वैल्यू था कि यदि हम लोग y के जगह पर 500 रखते हैं तो x का वैल्यू आता है 300, जो कि यहाँ हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं। हम लोग इन दोनों वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम लोग y के वैल्यू को 600 कर देते हैं और जब y के वैल्यू को 600 करते हैं तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। सो x इक्वल्स टू 3900 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 600, यानी कि हम लोग अब 500 की जगह पर 600 ले रहे हैं, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 3900 माइनस 3600 होल डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 300 डिवाइडेड बाय 3। फिर इसे सॉल्व कर दे रहे हैं तो वैल्यू आ जा रहा है 100। इट मींस जब y के जगह पर 600 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 100। अब इन दोनों वैल्यू को इस टेबल में लिख देते हैं। सो इफ y इक्वल्स टू 600 देन x इक्वल्स टू 100। अब हम लोग इक्वेशन 4 के 2 सॉल्यूशंस को निकालेंगे और वो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। अब इस इक्वेशन को एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं। सो इक्वेशन 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। इक्वेशन सही है। अब हम लोग इससे सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इस सॉल्यूशंस के लिए पहले हम लोग y के जगह पर 500 लेंगे और जब हम लोग y के जगह पर 500 लेंगे तो इसे रफ वर्क में करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 500। इस y के जगह पर हम लोग 500 ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टेप हो जाता है 1300 माइनस 1500 और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है माइनस 200। इट मींस जब y के वैल्यू को 500 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस 200। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग टेबल में लिख देंगे। टेबल जैसे कि ऊपर बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे, यानी कि 3 कॉलम्स एंड 2 रोज का टेबल बनेगा, जिसके पहले कॉलम में xy लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशंस के वैल्यू को लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में हम लोग सेकंड सॉल्यूशंस के वैल्यू को लिखेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशंस का वैल्यू है इफ y इक्वल्स टू 500 देन x इक्वल्स टू माइनस 200। अब हम लोग सेकंड सॉल्यूशन के लिए y के वैल्यू को 400 कर देते हैं और चेक करते हैं कि x का क्या वैल्यू आता है। सो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 400। सिर्फ 500 की जगह पर 400 लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 1300 माइनस 1200। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100। इट मींस जब y का वैल्यू 400 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 100। अब इन दोनों वैल्यू को टेबल में लिख देंगे। इफ y इक्वल्स टू 400 देन x इक्वल्स टू 100। अब इन सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम लोग इन दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद इन दोनों सॉल्यूशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और जिन सॉल्यूशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे उसके अलजेब्रिक इक्वेशन को भी ग्राफ में लिखेंगे, ओके। तो इस सॉल्यूशंस में फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनता है 300, 500, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, फिर कॉमा लिखा जाता है और फिर y का वैल्यू लिखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 300 एंड 500 ऑर्डर पेयर को किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो 300 के लिए यानी कि x के 300 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे और y के 500 के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के 300 के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे और y के 500 के परपेंडिकुलर राइट साइड में जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे, यानी कि 300, 500। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 600। इट मींस ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 100, 600। अब हम लोग इसको चेक करते हैं ग्राफ में। तो x के 100 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे और y के 600 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के 100 के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे एंड y के 600 के परपेंडिकुलर राइट साइड में जाएंगे। इट मींस कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे। इट मींस 100, 600।
फिर स्केल से इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के पैरेलली हम लोग उस इक्वेशन को लिख देंगे जिसके 2 सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए पहला ऑर्डर पेयर बनेगा -200, 500। अब -200 के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में आएंगे और वो लेफ्ट साइड का पॉइंट होगा ये। ओके, अब y के 500 के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के -200 के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे और y के 500 के परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे, यानी कि -200, 500। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में x का वैल्यू है 100 एंड y का वैल्यू है 400, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 100, 400। अब हम लोग x के 100 पॉइंट को देखते हैं। तो x का 100 पॉइंट है यहाँ और y का 400 पॉइंट है यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के 100 के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे और y के 400 के परपेंडिकुलर राइट साइड में आएंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे। इट मीन्स 100, 400, जो कि सॉल्यूशन में दिया हुआ है। फिर हम लोग स्केल से इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और जब कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनने के बाद जिस इक्वेशन से ये ग्राफ बन रहा है उस इक्वेशन को ग्राफ के पैरेलली लिख देंगे। ओके, इट मीन्स जब हम लोग इन सॉल्यूशंस के वैल्यू को लेते हैं तो ग्राफ हमारा इस तरह का बनता है। सॉल्यूशंस का वैल्यू वेरी कर सकता है लेकिन ग्राफ का नेचर एक ही जैसा होगा। इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि यदि सॉल्यूशंस का वैल्यू अलग अलग ले हम लोग तो ग्राफ इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ आपस में पैरेलल नहीं है। तो यदि पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को और ग्राफ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसका लिंक क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।